हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संचारण किसे कहते हैं, विकृत ग्रंथिता किसे कहते हैं। यानी जो उपचयन और अपचयन पढ़ रहे थे, वह उपचयन का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आखिर उसका क्या घाटा है, क्या लाभ है, उसको आज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताया है, जिसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने वर्णन किया हुआ है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। संचारण, संचारण क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, संचारण ये उपचयन का प्रभाव होता है। जितनी भी उपचयन अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं ना, उसी उपचयन का प्रभाव होता है संचारण। यानी उपचयन के कारण, ऑक्सीजन से अभिक्रिया के कारण धातुएं जो होती है वह खराब होने लगती है। तो धातुएं जब खराब होने लगती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो संचारण कहते हैं। तो संचारण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन कहेगा कि संचारण क्या है, तो कहिएगा संचारण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करती है। इसे हम लोग कहते हैं संचारण। देखो, संचारण की शर्त पूछ सकता है। संचारण की शर्त, संचारण की शर्त क्या होती है? तो नमी की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति। संचारण की शर्तें क्या है? नमी की उपस्थिति, धातु की उपस्थिति, धातु की उपस्थिति। यानी संचारित होने वाला धातु चाहिए, और धातु कैसा होना चाहिए? जो अभिक्रिया कर ले। वैसा धातु नहीं होना चाहिए जो अभिक्रिया नहीं करे। तो धातु की उपस्थिति होनी चाहिए। और उसके बाद से नमी की उपस्थिति, धातु की उपस्थिति होनी चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। किसकी उपस्थिति होनी चाहिए? ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो ये सब संचारण की क्या होती है? तो शर्तें होती हैं। संचारण की शर्तें का मतलब होता है संचारण तभी होगा जब नमी रहेगा, जब धातु रहेगा, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन होगा, तभी ना संचारण होगा। तो इसी को कहते हैं शर्त। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? शर्त कहते हैं। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। और जंग लगना क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जंग लगना धातुओं को खुली वायु में छोड़ देने पर वे आसपास की नमी से अभिक्रिया करके लाल भूरे युक्त उन पर परत चढ़ जाती है। देखे है ना कि लोहा हुआ को छोड़ देने पर उस पर लाल लाल भूरा भूरा परत चढ़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। तो धातुओं को खुली वायु में छोड़ देने पर आसपास की नमी से अभिक्रिया करके लाल भूरे युक्त एक परत चढ़ जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो जंग लगना कहते हैं। कॉपर को खुला छोड़ देने पर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यह काले रंग का होता है। किस रंग का होता है? काले रंग का, काले रंग का। तो कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। FeSO4 into 7H2O, इसको कहते हैं हरा थोथा। क्या कहते हैं? हरा थोथा। इसको कहते हैं हरा थोथा। CuSO4 into 5H2O को हम लोग कहते हैं नीला थोथा। क्या कहते हैं? नीला थोथा, नीला थोथा। इसको भी आपको याद रखना है। इसको हम लोग कहते हैं तूतिया। इसको नीला थोथा को क्या कहते हैं हम लोग? तूतिया। क्या कहते हैं? तूतिया। तो CuSO4 into 5H2O को हम लोग कहते हैं नीला थोथा। FeSO4 7H2O कहते हैं हम लोग हरा थोथा। इस बात को भी याद रखना है। और ये जो 7H2O है, इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल का पानी। 7H2O को क्या कहते हैं? क्रिस्टल का पानी। यहाँ पे 5 क्रिस्टल का पानी है, यहाँ पे 7 क्रिस्टल का पानी है। इस बात को याद रखना है आप लोग को, ठीक है ना? तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो कॉपर ऑक्साइड का रंग होता है काला। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो काला। ये इसका रंग कैसा होता है? तो हरा। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। कॉपर का रंग कैसा होता है? कॉपर भूरे रंग का होता है। कॉपर किस रंग का होता है? भूरा रंग का होता है। कॉपर भूरे रंग का होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है? कॉपर भूरे रंग का होता है। आगे चलिए। कॉपर को गर्म करने पर कैसा बन जाता है? तो काले रंग का बन जाता है। लोहे को खुले छोड़ने पर यह क्या हो जाता है? तो इस पर लाल भूरे युक्त परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? तो जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। जंग लगना, जंग लगना का फॉर्मूला होता है Fe2O3 into XH2O। XH2O, तो याद रखिएगा जंग का फॉर्मूला क्या होता है? जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 into XH2O। Fe2O3 into XH2O, ये जंग का फॉर्मूला होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। Fe2O3 into XH2O को जंग का फॉर्मूला कहते हैं। और X की जगह पे कोई धातु होगा, X की जगह पे कोई धातु होगा। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI, इसको याद रखिएगा। चलिए, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। यहाँ पे मैंने जैसे बताया है, देखो
कॉपर में ऑक्सीजन जाके जुटेगा, यहाँ पे कॉपर, तो कॉपर का उपचयन हो रहा है। किसका उपचयन हो रहा है, देखो ध्यान से, देखो अब उपचयन किसका हो रहा है, कॉपर में जब ऑक्सीजन जाके जुटेगा, सीओ बनाएगा, तो किसका उपचयन हुआ, कौन खुश हुआ, कॉपर, तो कॉपर का उपचयन हुआ, समझ रहे ना, कॉपर का। और किसकी वजह से हुआ, तो ऑक्सीजन की वजह से हुआ, तो इसको कहेंगे उपचायक। O2 को क्या कहेंगे, उपचायक, क्योंकि इसी की वजह से उपचयन हो रहा है। Mg प्लस O2 MgO, तो यहाँ पे Mg का, मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है। किसका उपचयन हो रहा है, मैग्नीशियम उपचयन हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से होता है, तो ऑक्सीजन क्या कहेंगे, उपचायक। ठीक है, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है तो CO2 बना है, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। किसका उपचयन हो रहा है, कार्बन का। यहाँ पे सल्फर का उपचयन हो रहा है, यहाँ पे सोडियम का उपचयन हो रहा है, यहाँ पे सोडियम का उपचयन हो रहा है, यहाँ पे सल्फर का उपचयन हो रहा है ना। तो ये सभी चीजें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का हाथ देख लीजिए लोग, H2S है, H2S है, Cl2 से अभिक्रिया किया है। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे HCl जुट गया है, HCl जुट गया है, HCl क्या हो गया, जुट गया है। और हाइड्रोजन में जो सल्फर था, सल्फर क्या हो गया, तो सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो गया है, हट गया है। देखना ध्यान से, ये सल्फर में हाइड्रोजन था, देखो ध्यान से, यहाँ पे सल्फर में हाइड्रोजन था, तो सल्फर में हाइड्रोजन था, जो यहाँ पे सल्फर में हाइड्रोजन था, तो अब हाइड्रोजन सल्फर से छोड़ दिया है, सल्फर से हाइड्रोजन हाथ अपना क्या किया है, छोड़ा दिया है। तो छोड़ा दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या हो गई है, कमी हो गई है, कमी हुई है ना। तो जब हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उपचयन कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, उपचयन कहते हैं। और किसका उपचयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन से सल्फर हट गया है ना, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि H2SO का क्या हो गया है, तो उपचयन हो रहा है। H2SO का क्या हो रहा है, उपचयन, क्योंकि H2SO में से हाइड्रोजन क्या हुआ है, तो अपना साथ छोड़ दिया है। H2S में से हाइड्रोजन अपना साथ छोड़ दिया है। तो जब अपना साथ छोड़ देगा तो हम कहेंगे, हाइड्रोजन जब कमी हो जाएगा तो हाइड्रोजन कमी को कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन। और हाइड्रोजन को वृद्धि को कहते हैं अपचयन। तो देखो यहाँ पे NH3 था, यहाँ पे हाइड्रोजन था NHN के साथ, अब हाइड्रोजन यहाँ पे छोड़ दिया है, N अकेला हो गया है। N क्या हो गया है, अकेला हो गया है ना, अकेला। तो N यहाँ पे अकेला हो गया है, तो यहाँ पे देखिए NH3 का क्या हो रहा है, तो उपचयन हो रहा है। NH3 का क्या हो रहा है, तो उपचयन हो रहा है। यहाँ पे MnO2 और यहाँ पे 4HCl, देखिए MnCl2। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे Mn के साथ हट गया है, तो ये HCl का उपचयन हो रहा है। HCl का क्या हो रहा है, HCl में से देखो यहाँ पे Cl के साथ H था, Cl के साथ H था, तो यहाँ पे Cl के साथ H था, और यहाँ पे Cl हाइड्रोजन का हाथ छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया है, हाइड्रोजन इसके साथ नहीं ना है। तो जब हाइड्रोजन इसके साथ नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो किसका उपचयन हो रहा है, तो HCl का। किसका हो रहा है, तो HCl का। क्यों, क्योंकि HCl में से हाइड्रोजन हट रहा है, तो Cl में से हाइड्रोजन हट रहा है, तो HCl का क्या हो रहा है, तो उपचयन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अपचयन देखो, H2 प्लस Cl2 2HCl। तो देखो H2Cl2, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में ये जाके जुट गया, हाइड्रोजन Cl में क्या हो गया, जाके जुट गया। ये Cl में हाइड्रोजन क्या हो गया, जाके जुट गया। देख रहे हैं ना, Cl में हाइड्रोजन, तो यहाँ पे Cl में हाइड्रोजन जाके जुट गया, तो Cl2 का क्या हो गया, तो अपचयन हो गया, यानी हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। तो हाइड्रोजन की वृद्धि हम लोग कहते हैं अपचयन। तो देखो, तो यहाँ पे Cl2 है और H2 है, दोनों अभिक्रिया करके ये दोनों जाके जुट गया, तो Cl में जाके जुट गया हाइड्रोजन, तो Cl में हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब है कहेंगे Cl2 का क्या हो गया, तो अपचयन हो गया, यानी Cl2 में अपचयन हो गया। Cl2 खुश हो गया कि मेरे पास आगे हाइड्रोजन जुट गया है, तो Cl2 का क्या हो गया, तो अपचयन हो गया। फिर देखो हाइड्रोजन था, I2 था, दोनों जाके जुट गया, तो I2 में आकर हाइड्रोजन जुट गया है, तो I2 खुश हो गया है। I2 क्या हो गया है, खुश हो गया, बाप रे बाप हमारे पास आ गया हाइड्रोजन। तो किसका अपचयन हो रहा है, I2 का अपचयन हो रहा है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आके इसमें जुट गया। तो ये सब चीजें आप लोग देख सकते हैं। ऑक्सीजन का हाथ देखो लोग, CuO था, देखना ध्यान से, CuO था, H2 था। अब अगर अभिक्रिया करेगा तो CuH2 हो जाएगा। ये H2O में आके हाइड्रोजन में आके ऑक्सीजन जुट गया, और कॉपर का जगह क्या किया, छोड़ दिया, यानी कॉपर से ऑक्सीजन नाता तोड़ लिया।
कॉपर से ऑक्सीजन यहाँ पे था, लेकिन कॉपर से नाता छोड़ दिया, कॉपर को अकेला छोड़ दिया, तो कॉपर का अकेला छोड़ दिया यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और किसमें कमी हो रही है, तो CuO में कमी हो रही है। तो CuO का क्या हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है। अपचयन किसका हो रहा है, CuO का। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इससे हाथ छोड़ा ले रहा है। फिर देखो ZnO में ऑक्सीजन यहाँ पे हाथ छोड़ा लिया, Zn क्या हो गया, अकेला हो गया, तो किसका अपचयन हो रहा है, ZnO का अपचयन हो रहा है, ZnO का अपचयन हो रहा है। यानी इसी में से ऑक्सीजन अपना हाथ क्या कर रहा है, तो खींच ले रहा है, बोल रहा है अब तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो ZnO में ऑक्सीजन हाथ छोड़ दे रहा है, तो ZnO का अपचयन हो रहा है। और अपचायक कौन है, कार्बन। अपचायक कौन है, कार्बन। ये H2 क्या है, अपचायक है। किसकी वजह से कॉपर से ऑक्सीजन का नाता टूट रहा है, H2 की वजह से ना, अपचायक हो गया ये, इसको कहेंगे अपचायक। क्या बोलेंगे, अपचायक। तो अपचायक हो गया H2। इसमें अपचायक कौन है, इसमें अपचायक हो गया कार्बन। इसमें अपचायक कौन हो गया, कार्बन। तो जिनकी वजह से अपचयन या उपचयन की प्रक्रिया होती है, उन्हें उपचायक या अपचायक के नाम से जानते होंगे। आई होप दैट ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर हम लोग का समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।